अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, आप जानते ही हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने मोशन से रिलेवेंट कुछ बातें की थी और मैंने आपसे कहा था कि मोशन के हवाले से चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये चूँकि आप मैट्रिक लेवल पर भी पढ़कर आए हैं, लिहाजा वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को रिलेट करना शुरू करें और इन डिटेल फिर यहाँ पर हम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन, आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 2 बेसिकली न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यहाँ थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं अब तक की बातों को। हमने कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हो तो जिस्म की इस हालत को या इस कैफियत को हम क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। जब कोई बॉडी हरकत कर रहा होता है तो हरकत से रेलिवेंट जो पैरामीटर्स होते हैं उनको आप अच्छी तरह रिकॉल कर लीजिए। मैंने आपको मिसाल दी थी कि फ़र्ज़ करें आप अपने घर से निकलते हैं और अपने घर से निकलकर स्टॉप तक आते हैं। घर से निकलकर स्टॉप तक आने के लिए आप डिस्टेंस कवर करेंगे और वह डिस्टेंस यकीनन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, जिसको हमने क्या कह दिया था, डिस्प्लेसमेंट। ज़ाहिर उसको हम जिससे करते हैं एस से, और वेक्टर क्वांटिटी होती तो तीर का निशान बना देते। बट यहाँ पर हम अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, रिगार्ड ले रहे हैं जो कि स्केलर है, तो डिस्टेंस बन जाएगा और वो क्या हो गया, एस। जब आप घर से निकलकर स्टॉप तक आते हैं तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होती है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ जो हमें किसी जिस्म की हरकत को एनालाइज करने के लिए ज़रूरी होती है वो क्या है, वेलोसिटी। जब आप घर से निकलकर स्टॉप तक आते हैं तो आपको कोई ना कोई टाइम भी लग रहा होता है। यानी मिसाल के तौर पर 5 मिनट में आप अपने घर से स्टॉप पर पहुँचे, 2 मिनट में आप अपने घर से स्टॉप पर पहुँचे, 10 मिनट में आप अपने घर से स्टॉप पर पहुँचे, तो तीसरी चीज़ क्या हो गई, टाइम। और अगर आपकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब्दील हो रही हो तो हमने इसको क्या कह दिया था, एक्सीलरेशन, जिसको हम किसी साथ करते हैं, ए से। तो बुनियादी तौर पर किसी भी जिस्म की हरकत को एनालाइज करने के लिए कितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज़ हो गई स्पीड या वेलोसिटी। तीसरी चीज़ हो गई टाइम और चौथी चीज़ क्या हो गई, एक्सीलरेशन। अगर हमें इन चारों के बारे में पता हो या इन चार में से कोई 3 हमें मालूम हो तो हम बआसानी किसी भी जिस्म की हरकत को एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर आप किसी भी बॉडी की हरकत को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक एनालाइज करना चाहें, किसी भी जिस्म की हरकत को मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से स्टडी करना चाहें, तो इस सूरत में आपको क्या करना होता है, डेफिनेटली आपको कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है या कुछ एक्सप्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। उन एक्सप्रेशंस या उन फॉर्मूलों को हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक से रिलेवेंट हम कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यानी कि न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं या न्यूमेरिकल की कंडीशन उनको समझ नहीं आ रही होगी, तो वो आज देखेंगे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कितने ज़्यादा आसान होते हैं। अगर आप आज की बातें मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं, आज के लेक्चर के ऊपर मुकम्मल कंसंट्रेशन अगर आपकी होगी, तो इंशाअल्लाह आज के न्यूमेरिकल्स और आगे चल के हम मुख्तलिफ चैप्टर्स में इस चैप्टर के साथ साथ मुख्तलिफ चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, इंशाअल्लाह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी जिस्म की हरकत को मैथमेटिकली एनालाइज करना चाहें तो आपको कुछ फार्मूलों या एक्सप्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। उन एक्सप्रेशंस या उन फार्मूलों का मखसूस नाम है जो ऊपर हेडिंग में आपको नजर आ रहे हैं, और वो क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। या लिखा भाई, टू एनालाइज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑफ आएगा, टू एनालाइज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मैथमेटिकली सम एक्सप्रेशंस और फॉर्मूले आर यूज्ड व्हिच आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है, उन फॉर्मूलों का मखसूस नाम है, उन एक्सप्रेशंस का मखसूस नाम है, उनको आप क्या कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको ये याद रखना है कि किसी भी जिस्म की हरकत को मैथमेटिकली एनालाइज करने के लिए इन 4 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जिसमें से पहला पैरामीटर कौन सा बताया मैंने, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दूसरा स्पीड या वेलोसिटी, तीसरा टाइम और चौथा क्या हो गया, एक्सीलरेशन। तो देखते हैं कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इन चारों पैरामीटर्स को किस तरह से रिलेट कर रही होती है। अब हम उस हवाले से देखेंगे। आप मैट्रिक में पढ़कर आए, ज़रा आप रिकॉल भी करें कि कितने टाइप की इक्वेशंस आप मैट्रिक में पढ़कर आए हैं। अब थोड़ी देर के बाद हम उन इक्वेशंस को यहाँ पर देखेंगे।
वो इक्वेशंस बुनियादी तौर पर 3 तरह की होती हैं, उनकी भी कुछ मज़ीद फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं जो कि न्यूमेरिकल कंडीशन से एनालाइज होती है। तो बुनियादी तौर पर जो इक्वेशंस हैं वो 3 तरह की होती है। जैसे कि सबसे पहली इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डी। अब वी एफ का क्या मतलब है? फाइनल वेलोसिटी। जब हम स्ट्रेट लाइन में होने वाली हरकत को यानी वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस कर रहे होते, चाहे वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रही हो, चाहे वो एक्स एक्सिस पर इस तरह से हो रही हो, तो फाइनल वेलोसिटी को किससे जाहिर करते हैं? वी एफ से। इनिशियल वेलोसिटी को किससे जाहिर करते हैं? वी आई से। ए का मतलब एक्सेलरेशन और टी का मतलब टाइम। यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 3 पैरामीटर्स के बारे में रिलेशन इस्टेब्लिश करती है, और वो 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। ये कहलाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने उम्मीद है कि रिकॉल कर लिया हो। दूसरी इक्वेशन आप जरा याद करें जो आप पढ़कर आए हैं, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप क्या कहते हैं? ये इक्वेशन कहलाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर देखें, ये इक्वेशन चारों पैरामीटर्स के बारे में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है। सबसे पहली चीज जो लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आ रही है वो क्या है? एस। एस का मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फिर टी का मतलब टाइम और ए का मतलब एक्सेलरेशन। ये कहलाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। आगे चलिए, तो यहाँ पर एक और इक्वेशन आपको नजर आ रही है जो 3 पैरामीटर्स के बारे में बता रही है। 3 पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रही है। एक एक्सीलरेशन है, दूसरा क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और तीसरे पैरामीटर क्या है? वेलोसिटी, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो इनिशियल हो, और इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के हवाले से मैं आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ। आपने इस बात को हमेशा जहन नशीन कर लेना है, इसको यूज़ करना है, जहन नशीन कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल कंडीशन बेहतर तौर पर एनालाइज हो। जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के हवाले से आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो कुछ सवाल में कहा जा रहा है आप खुद वो काम कर रहे हैं या वैसा होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है ना? जो कुछ सवाल में बताया जा रहा है आप खुद वो काम कर रहे हैं या वैसा होता हुआ देख रहे हैं। जब आप इन दोनों में से कोई एक बात जहन में रखेंगे तो न्यूमेरिकल कंडीशन को बहुत ज़्यादा आसानी से एनालाइज कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या गिवन है और क्या मालूम करना है। तो आपके जहन में क्या होना चाहिए कि जो भी सवाल आप पढ़ रहे हैं उस सवाल को पढ़कर आपने ये एनालाइज करना है कि खुद जो कंडीशन बताई गई है आप खुद वो काम कर रहे हैं और या फिर वैसा होता हुआ देख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन को जहन में रखा, हम इनको अब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन वाइज। यह हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है जो यहाँ आपको स्क्रीन पर अब लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन होंगी और फिर कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होगी। जो चीज़ गिवन है उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड चीज़ मालूम करने के लिए, उसके हवाले से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सबसे पहली लाइन में, इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट। टेलीविजन सेट की इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन गन का जिक्र हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गन किसकी है? टेलीविजन सेट की। एन इलेक्ट्रॉन with an initial speed of 10 power 3 meter per second enters a region where it is electrically accelerated। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ रीजन, एक जगह दाखिल हो जाता है, वेयर इट इज इलेक्ट्रिकली एक्सीलरेटेड, जहां उसमें बरकी तौर पर यानी इलेक्ट्रिकली क्या पैदा हो जाता है? एक्सीलरेशन पैदा हो जाता है। अब स्टूडेंट जरा रिकॉल कीजिए एक्सीलरेशन की डेफिनेशन को जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी किसी मखसूस टाइम में। अब अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी मखसूस टाइम में चेंज हो जाएगी तो आगे यकीनन वेलोसिटी के बारे में और टाइम के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या मालूम है। सवाल पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इट एमर्जेस आउट ऑफ दिस रीजन आफ्टर 1 माइक्रोसेकेंड। इलेक्ट्रॉन उस रीजन से, उस जगह से बाहर निकलता है 1 माइक्रोसेकेंड के बाद। देखिए लेकिन यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट आएगा।
विद स्पीड ऑफ 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। और उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का जिक्र किया गया। तो पहली वाली स्पीड को क्या कहा था इनिशियल। डेफिनेटली अब जो ये वाली स्पीड है 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या कहलाएगी फाइनल। ठीक है ना। पहली वाली स्पीड जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ये डेफिनेटली इनिशियल है, लफ्ज लिखा हुआ है इनिशियल स्पीड। अगर वो इनिशियल स्पीड है तो आगे चलकर जो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार हो चुकी है वो कौन सी रफ्तार होगी, डेफिनेटली होगी फाइनल। तो ये फाइनल स्पीड आती है। अब आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन की ज्यादा से ज्यादा लंबाई क्या है, कैलकुलेट दी एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट करें। आपको लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन मालूम करनी है। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन का मतलब हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। देखिए लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, अगर इलेक्ट्रॉन गन इतनी लंबी है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला तय करेगा। तो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन का मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। और फर्स्ट कर दीजिए इलेक्ट्रॉन गन इतनी ज़्यादा लंबी है, अब इलेक्ट्रॉन एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए इतना फासला कवर करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस। जितनी ज़्यादा लंबी इलेक्ट्रॉन गन होगी यानी जितनी ज़्यादा उसकी लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर करेगा। तो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन का मतलब ये हो गया कि हमें सवाल में डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया। अब हम बनाएंगे डेटा। डेटा में वो तमाम की तमाम बातें लिख दी जाती हैं जो गिवन होती हैं, चाहे उसकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े सॉल्यूशन में, लेकिन प्रॉपर यूनिट के साथ आपको लिखना है। और फिर जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उसको भी डेटा में लिखना होता है। तो देखते हैं डेटा बनाते हैं। डेटा में सबसे पहले जो चीज़ आपको नजर आ रही है सवाल में वो क्या है इनिशियल स्पीड 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। उसको मैंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है यानी कि 1 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। अगली चीज जो आपको नजर आ रही है सवाल में वो क्या चीज है, वो है टाइम। देखिए तीसरी लाइन में टाइम आपको नजर आ रहा है सवाल में। टाइम कितना है 1 माइक्रो सेकेंड। ये माइक्रो का सिंबल है जो कि एम की तरह बना हुआ है और माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6। ठीक है ना। माइक्रो का मतलब 10 पावर -6। तो यहाँ पर आपको माइक्रो में 1 एक्सपोनेंट -6 लिखा हुआ नजर आ रहा है। और कौन सी चीज की मैंने सवाल में 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी लिखी हुई नजर आ रही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, ये नहीं। ठीक है। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन आपको मालूम करनी है और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जिसको एक्स से जाहिर करेंगे तो उसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। अगली चीज क्या मालूम करनी है एक्सीलरेशन, जिसको हम किससे जाहिर करते हैं ए से, तो उसको भी क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब जरा देखें तो जो चीज़ आपको मालूम करनी है उस चीज़ को मालूम करने के लिए आपके पास गिवन क्या क्या है, इनिशियल स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, फाइनल स्पीड गिवन है। एस मालूम करना है सबसे पहले। अब एस मालूम करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन है, दो इक्वेशन। एक इक्वेशन है एस इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये कहलाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जिसके जरिए आप एस निकाल सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आ गई एस मालूम करने के लिए। अब जरा कंडीशन को चेक करते हैं कि एस मालूम करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें जो जिसके ऊपर मैं ये पॉइंट रिमूव कर रहा हूँ जो यहाँ लिखी हुई है, तो एस मालूम करने के लिए आपको वी आई पता होना चाहिए। चेक करें कि आपको वी आई मालूम है, यस वी आई आपको मालूम है। ठीक है ना, तो वी आई आपको मालूम है। और क्या मालूम होना चाहिए आपको, टाइम मालूम होना चाहिए। चेक करें कि टाइम आपको मालूम है, यस टाइम आपको मालूम है। और क्या मालूम होना चाहिए, ए आपको मालूम होना चाहिए। चेक करें कि ए आपको मालूम है, नहीं मालूम। लिहाजा एस निकालने के लिए एस आपको निकालना था। ठीक है ना, एस निकालना था आपको। एस निकालने के लिए आपको ए पता होना चाहिए, फिलहाल नहीं मालूम तो ये वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। अगर आप थर्ड इक्वेशन से जो नीचे लिखी हुई है इसके जरिए एस मालूम करना चाहते हैं तो फाइनल स्पीड मालूम होनी चाहिए, मालूम है आपको। इनिशियल स्पीड मालूम होनी चाहिए, ये भी मालूम है। ए मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम। एस निकालने के लिए यहाँ पर भी ए की कमी है, लिहाजा आप ये वाली इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते। दोनों इक्वेशन ये बता रही है कि एस निकालने के लिए आपको लाजमी तौर पर क्या पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, सॉरी एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। तो देखते हैं एक्शन निकालने के लिए अब कौन सी इक्वेशन बाकी बच गई। तो याद करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ, इसके बराबर है वी आई प्लस ए डी। यहाँ से आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा ए, और फिर ए निकाल कर आप सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन को यूज करके क्या निकाल सकते हैं एस। तो डेटा आप बना लें और डेटा बनाकर रिस्पेक्टिव फॉर्मूले साइड में लिख लें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूँ।
और फिर उन फॉर्मूले की कंडीशन को चेक करें क्या चीज़ें गिवन है। अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो रिक्वायर्ड चीज़ मालूम कर ली, अगर कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो पहले जो चीज़ मालूम करनी है उसको मालूम करें और फिर जो चीज़ पूछी गई थी पहले उसके लिहाज से आप काम करेंगे। यानी जैसे कि हमें लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालना था, एस मालूम करने के लिए कहा गया था पहले हमें एस मालूम करना है, बट एस मालूम करने के लिए क्या पता होना चाहिए, एक्सीलरेशन। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन, फिर हम एस मालूम करें। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए अगर आप निकालना चाहें तो 2as बराबर है bf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, इसका इक्वेशन में का नाम दे दिया। यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखी नजर आ रही है, बट हमें क्या नहीं मालूम, हमें ए नहीं मालूम, तो पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट फाइंडिंग एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे हैं और देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाए। वी की जगह पर वी की वैल्यू पुट की 4x/5, वी की जगह पर वी की वैल्यू पुट की 1x/3 प्लस ए की जगह पर ए और टाइम की जगह पर 1 एक्सपोनेंट -6। ठीक है ना, तो वी की जगह पर वी आप पुट कर देंगे, वी की जगह पर वी आप पुट कर देंगे, ए की जगह पर ए जो कि हमें मालूम करना है वैल्यू फिलहाल हम मालूम देंगे, और टी की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो देखते हैं कि जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन किस तरह से अब हमारे सामने आती है। सारी की सारी वैल्यूज। अच्छा, एक काम और कर लीजिए कि आप कैलकुलेटर भी लेके बैठ जाए ताकि साथ साथ कैलकुलेशन भी करते रहें, ताकि जो सॉल्यूशन यहाँ पर आपको हो रहा है स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो आपको समझ आ जाए कि किस तरह से करना, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर भी आप ले लीजिए। अब देखते हैं तो 4x/5 ऐसे ही रहा, ए निकालना था, ए निकालने के लिए क्या करना पड़ा, ये जो 1x/3 राइट हैंड साइड पर इसको दूसरी तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ देखिए माइनस हो गया, राइट हैंड साइड में क्या बच गया, a मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्सपोनेंट -6। अगला स्टेप देखते हैं तो 3x/5 में से 1 एक्सपोनेंट 3 को माइनस कर दीजिए, ये कितना हो गया 399 एक्सपोनेंट 3 आ गया, और फिर a मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट -6। अब चूंकि a निकालना है तो मैथमेटिकल रूल अप्लाई करें, जो चीज़ आपको मालूम करनी है उसको इक्वेशन की एक साइड पर अकेला करना होता है। 1 एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले आए तो क्या करेगा, डिवाइड, तो इसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं और डिवाइड करवा दें। a बराबर हो गया 399 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -6। अब देखिए जब इस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 399 एक्सपोनेंट 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे तो सिंपल मैथमेटिक्स से जो काम आप बहुत छोटी क्लास से स्कूल लेवल से ही करते हुए आ रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर आपने एनालाइज की। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को इस्तेमाल करते हुए लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का। 2a की जगह पर a पुट कर दिया, एस राइट हैंड साइड पर bf स्क्वायर यानी 4x/5 स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर यानी कि 1x/3 स्क्वायर। आगे देखिए तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, दोनों की दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई, 7.98 एक्सपोनेंट 11 आ गया, एस इट इज 4x/5 का स्क्वायर 1.6 एक्सपोनेंट 11 और 1 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर 1 एक्सपोनेंट 3 का स्क्वायर 1 एक्सपोनेंट 6 हो गया। 7.98 एक्सपोनेंट 11 एस लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड पर दोनों चीज़ें माइनस हो रही हैं, कैलकुलेटर में आपने इसको माइनस किया तो 1.599 एक्सपोनेंट 11 जवाब आ गया। अब आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, चूंकि एस मालूम करना है और 7.98 एक्सपोनेंट 11 मल्टीप्लाई करना है, इसको दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड। तो देखते हैं डिवाइड करवाते हैं, एस बराबर हो गया 1.599 एक्सपोनेंट 11 और डिवाइड में आपके पास क्या आ गया 7.98 एक्सपोनेंट 11। अब डिवाइड कर दीजिए तो फाइनल स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी, यानी एस इक्वल 0.2005 मीटर, जो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है कि जो न्यूमेरिकल हमने किया है बिल्कुल उसी टाइप का न्यूमेरिकल था जो मैट्रिक स्टैंडर्ड से आप करके आए हैं, कि न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज करके किया, समझ उम्मीद है कि मुझे समझ आया होगा, ठीक है ना। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़कर और एनालाइज करना है कि जो कुछ सवाल में बताया जा रहा है वो आप खुद काम कर रहे हैं या फिर वैसा होता हुआ देख रहे हैं। जब आप ये चीज़ें समझकर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ न्यूमेरिकल कंडीशन को एनालाइज कर लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 के बाद अब हम सॉल्व करेंगे बुक का न्यूमेरिकल नंबर 2। तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, सवाल पढ़ते हैं। यह कहा जा रहा है अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन द कार स्टार्ट्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रही है। आप एनालाइज करें और सोचें कि आप खुद कार के अंदर बैठे हुए और ट्रैफिक सिग्नल रेड है, आप ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहे हैं। एंड वेन इट टर्न्स ग्रीन, जैसे ही ग्रीन होता है, द कार स्टार्ट्स अहेड विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कार आगे बढ़ जाती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। At the same time, a bus traveling with a constant speed of 10 मीटर पर सेकंड overtakes and passes the car. ठीक उसी वक्त एक बस पीछे से आती है कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत करते हुए और फिर कार को ओवरटेक करती है और कार से आगे गुजर जाती है। हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जाकर कार बस को ओवरटेक कर लेगी। हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, कार किस रफ्तार से हरकत कर रही है। अब फर्ज करते हैं कि ये आपकी कार है, आप कार के अंदर मौजूद है और सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार है, ठीक है ना। ये फर्ज कर लीजिए आपकी कार है और यहाँ पर सिग्नल है, ये सिग्नल पे आप इंतजार करें इसके ग्रीन का। जैसे सिग्नल ग्रीन होता है आप कार को लेकर आगे चले आते हैं। फर्ज कर लीजिए यहाँ पर आपकी कार है, इस जगह पर आ गई आपकी कार, ठीक है ना। ठीक उसी वक्त एक बस आ रही है पीछे से जो कार को ओवरटेक करती है। फर्स्ट कर लीजिए आई बस, अब ये बस कार को ओवरटेक कर रही है, ठीक है ना, आगे बस, और बस की कांस्टेंट स्पीड आपको बता दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर बस कार को ओवरटेक करके आगे चले आती है, यहाँ पर पहुँच गई है बस, ठीक है, बस यहाँ पर आ गई है। सवाल में क्या कहा जा रहा है, हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जाकर कार बस को ओवरटेक कर लेगी। कार का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, कितनी दूर जाकर कार बस को ओवरटेक करेगी। जब कार बस को ओवरटेक कर रही होगी तो लाजमी तौर पर कार को कहाँ पर होना चाहिए, बस के बराबर में, तो डेफिनेटली कार को यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आएगी तो बस को ओवरटेक करेगी कार, ठीक है। अब जब कार बस को ओवरटेक कर रही है, फर्ज करें कि आप कार चला रहे हैं और कार के जरिए आप बस को ओवरटेक करना चाह रहे हैं, तो आपके सामने क्या होना चाहिए। नंबर 1, बस आपसे कितनी दूर है, यानी बस का फासला आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 2, आप बस तक कितने टाइम में पहुंच जाएंगे, यानी टाइम आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में कह रहे हैं हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, कार जब बस को ओवरटेक करेगी तो उसकी रफ्तार क्या होगी। अगर इनिशियली कार रुकी हुई थी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। इट मीन्स बस को ओवरटेक करते वक्त कार की रफ्तार क्या हो जाएगी, फाइनल यानी वीएफ। डेटा बनाते हैं। इनिशियल स्पीड आपको कार की दे दी गई है 0 मीटर पर सेकेंड। दो चीज़ें हैं, कार और बस, तो कार के लिए मैंने अलग से लिख दिया 0 मीटर पर सेकेंड। आगे चले, कार का एक्सेलेरेशन आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट स्पीड आपको गिवन है बस की v = 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार मालूम करना है, डिस्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, कार के लिए c लिख दिया है सब स्क्रिप्ट में, ठीक है, और फाइनल स्पीड ऑफ द कार आपको मालूम करना है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब आप कार के जरिए बस को ओवरटेक करेंगे तो आपके सामने दो बातें होनी चाहिए कि बस कितनी दूर है, यानी बस आपसे कितने फासले पर है, तो डिस्टेंस, और फिर बस का क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, टाइम, उसके हिसाब से हमें काम करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एस बराबर हो गया VIT + ½ AT², ठीक है। यहाँ पर हम इसको एस की जगह पर SC लिख दिया ताकि ये हमें याद रहे कि हम कार के लिए काम करें। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार प्लस VI का मतलब 0, टी की जगह पर टी पुट किया प्लस ½ A की जगह पर 2 पुट किया फिर T²। अभी जो 2 से 2 है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो 2 है ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो, तो एस किसके बराबर हो गया, टी को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, सिर्फ T² बचेगा, T² को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया T²। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार किसके बराबर आ गया, T²। और फिलहाल आपको टी मालूम नहीं, टी मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, काम करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं और पहले हम टी निकालेंगे। देखिए टी निकालने के लिए अब बस के लिहाज से हम काम करेंगे क्योंकि कार किसको ओवरटेक कर रही है, बस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जो चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है, एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं उसमें, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा S = v, एस बस इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, देयरफॉर S बराबर हो गया v × t, वही वेलोसिटी के फार्मूले से डिस्टेंस आ गया। अब बस के लिए हम काम कर रहे हैं तो सब इसमें v लिख दिया, S v बराबर हो गया बस की रफ्तार 10 और t एज इट इज t हमें मालूम नहीं है, इसको एक विषय 2 बना देते हैं। जब कार और बस एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे होंगे तो सिग्नल से दोनों का फासला क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए इस जगह पर सिग्नल था जहाँ हमें पॉइंट को मूव करना है ना, आपको याद होगा, तो कार और बस का फासला सिग्नल से क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया। तो हम उसी कंडीशन के इस्तेमाल करते हुए टाइम मालूम करेंगे। व्हेन कार ओवरटेक्स द बस देन,
क्या होगी कंडीशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बराबर हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय बस के। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना था, इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक t स्क्वायर, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना था, इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक 10t। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ देखिए यहाँ t की जो पावर है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर पावर कट जाएगी और यहाँ से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा मैथमेटिकल रूल के मुताबिक, तो टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। इससे पता चला कि 10 सेकेंड में कार को बस के बराबर में आना चाहिए ओवरटेक करने के। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, टी की ऊपर जो वैल्यू आ रही है 10 सेकेंड, उसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर मीन्स 100 मीटर, यानी कार बस को ओवरटेक करेगी 100 मीटर के फासले में। अगर फर्ज करें बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है और बस का फासला मालूम करने के लिए कह देते हैं, तो आपने जो टाइम निकाला है इस टाइम को कहाँ पर पुट कर देंगे आप, ये जो आपने टाइम निकाला था 10 सेकेंड, इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि बस का फासला मालूम करने की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 2। जब यहाँ पर टी पुट की जगह पर 10 पुट करेंगे तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 ही आएगा, यानी जो बात हम डिस्कस कर रहे थे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार और डिस्टेंस कवर्ड बाय बस दोनों बराबर होंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं, अब हमें मालूम करनी है फाइनल स्पीड ऑफ द कार। फाइनल स्पीड ऑफ द कार कैसे मालूम की जाए उसको देख लेते हैं। फाइनल स्पीड ऑफ द कार मालूम करने के लिए आपको क्या क्या मालूम है, आपको इनिशियल स्पीड ऑफ द कार मालूम है, आपको कार का एक्सेलेरेशन और टाइम मालूम है, तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके स्पीड ऑफ द कार आप बआसानी मालूम कर सकते हैं। देखते हैं कैसे मालूम करें। सिंस Vf बराबर है Vi प्लस AD, Vf इज इक्वल टू कार की इनिशियल स्पीड क्या थी 0, क्योंकि कार सिग्नल पर रुकी हुई थी, ए की जगह पर कार का एक्सेलेरेशन 2 आ गया और टी की जगह पर 10 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 में 0 ऐड कर दीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, तो कार की फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इस न्यूमेरिकल को भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके ही सॉल्व किया है, और कोई मुश्किल इक्वेशन थी ना कोई मुश्किल कंडीशन थी, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आपने करना क्या है कि क्वेश्चन को पढ़कर ये ज़हन में तसव्वुर लेकर आना है कि जो कुछ क्वेश्चन में बताया जा रहा है आप वैसा होता हुआ खुद देख रहे हैं या खुद वो काम कर रहे हैं, तो कंडीशन बेहतर तौर पर एनालाइज हो जाएगी और सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अब उसमें किस तरह की कंडीशन है। यह हमारी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3, इसमें कह रहे हैं कि अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर जा रहा है, असेंडिंग का मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, ये जो आपको लफ्ज़ लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में असेंडिंग का मतलब होता है कम से ज़्यादा की तरफ जाना। अब हेलीकॉप्टर तो ऊपर उठ रहा होता है, तो कम से ज़्यादा जाने का क्या मतलब हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, इस तरह से, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है। यहाँ देखिए तो यूनिट से पता चल रहा है कि हेलीकॉप्टर की इनिशियल स्पीड दे दी गई है, कोई चीज़ जिस रफ्तार से मूव कर रही हो वो क्या कहलाती है, इनिशियल स्पीड। आगे कह रहे हैं एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, 70 से 80 मीटर की बुलंदी पर अ पैकेज इज ड्रॉप, एक पैकेज को ड्रॉप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, पैकेज जमीन तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कंडीशन ज़रा जहन में तस्वीर लेकर आए कि आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना है। ये फर्स्ट कर लीजिए आपका हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर के अंदर ये फर्स्ट कर लीजिए कोई चीज़ है जो मौजूद है। जब हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है ना, तो वो चीज़ भी 12 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से ऊपर ही जा रही होगी। लेकिन जब हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है 80 मीटर की बुलंदी पर, तो 80 मीटर की बुलंदी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, 80 मीटर की बुलंदी पर पहुंचने के बाद ये जो पैकेज आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है ना, इस पैकेज को, ये वाला पैकेज, ये फर्स्ट करिए बड़ा वाला जो बॉक्स में हेलीकॉप्टर है, छोटा वाला पैकेज है। जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहे हैं तो पैकेज भी ऊपर जा रहा है और रफ्तार कितनी बताई गई है 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हेलीकॉप्टर ज़मीन से पहुंच गया 80 मीटर की बुलंदी पर, तो पैकेज को ड्रॉप कर दिया गया, यानी ये चीज़ ड्रॉप होने के बाद कहाँ पर आएगी, ये चीज़ आएगी ड्रॉप होने के बाद नीचे, ठीक है ना, ये चीज़ कहाँ आएगी ड्रॉप होने के बाद नीचे। लेकिन ड्रॉप होने के बाद हेलीकॉप्टर खुद कहाँ जा रहा होगा, ऊपर, तो यहाँ पर आप देखें तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे की क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई, ठीक है ना। ड्रॉप होने से पहले दोनों 12 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से ऊपर जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की और पैकेज की। लेकिन जब ड्रॉप कर दिया तो पैकेज तो हेलीकॉप्टर तो ऊपर ही जा रहा होगा, लेकिन पैकेज कहाँ पर आएगा, ड्रॉप होने के बाद नीचे, डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। बस यही एक की पॉइंट है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, अदरवाइज न्यूमेरिकल बहुत आसान है। तो इसी कंडीशन को सेम करके हम डेटा बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। इनिशियल स्पीड ऑफ द पैकेज नेगेटिव साइन के साथ दी है मैंने, क्यों नेगेटिव साइन के साथ दी है, क्योंकि आपको बताया कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर नजर आ रहे, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, पैकेज भी ऊपर जा रहा था इनिशियली,
12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। लेकिन जब 80 मीटर की बुलंदी पर पैकेज को ड्रॉप किया तो ड्रॉप होने पर पैकेज कहाँ आ रहा है, नीचे, और हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो जो डायरेक्शन होगी पैकेज की वो इनिशियल डायरेक्शन की लिहाज से क्या होगी, ऑपोजिट। इसी ऑपोजिट डायरेक्शन में से साइन कौन सा यूज किया गया है, नेगेटिव। यही एक की फैक्टर है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। उम्मीद है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को पिक कर लिया, कुछ आपको बताया। यानी क्या है ब्रैकेट में, बिकॉज हेलीकॉप्टर मूव्स अप एंड पैकेज मूव्स डाउन, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है और पैकेज कहाँ पर आ रहा है, नीचे, यानी डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। आगे चलते हैं। वर्टिकल मोशन ही तो एक्सेलेरेशन की जगह पर जी की वैल्यू यूज होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट कितनी बताई गई है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना बताया गया है, 80 मीटर। ये रहा, तो वो लिखते हैं 80 मीटर। मालूम क्या करना है, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। पैकेज जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, यानी कितनी देर लगाता है, टाइम आपको मालूम है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। टाइम वाली कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डिस्टेंस नहीं है, सेकंड इक्वेशन के अंदर डिस्टेंस है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस एस की जगह पर क्या आ गया, एच वी आई टी प्लस हाफ। वर्टिकल मोशन है तो ए की जगह पर क्या आ गया, जी, हाफ जी टी स्क्वायर। एच की जगह पर पुट कर दिया ए डी, राइट हैंड साइड पर वी आई की जगह पर -10 और पी टी प्लस हाफ, जी की जगह पर 9.8 और पी टी स्क्वायर। अब जो सॉल्यूशन मुमकिन है उसकी तरफ जाएंगे। 2 से हमने क्या करना है, 9.8 को कट कर देना है। जब 2 से 9.8 को कट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो 8 ही रहेगा और राइट हैंड साइड पर नेगेटिव 12 आ गया प्लस। जब 9.8 को 2 से डिवाइड किया तो 4.9 और पर टी स्क्वायर। अब देखिए तो ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, ये बनती हुई नजर आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद करें क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर स्क्वायर हो और उससे छोटी पावर मानो और फिर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी कंडीशन नजर आ रही है। जो वेरिएबल है जो हमें मालूम करना वो क्या है, टी, उसकी हायर पावर स्क्वायर, फिर उससे छोटी पावर वाली टर्म नजर आ रही है पावर वन यहाँ पर टाइम की, और फिर कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ टाइम है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप जहन में लेकर आए, पहले स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर पावर वन वाली टर्म होती है। आप 80 को देखें तो 80 लेफ्ट हैंड साइड पर था, इसको हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया, वहाँ प्लस का था, राइट हैंड साइड पर आकर क्या हो गया माइनस, तो 4.9 टी स्क्वायर माइनस 12 टी माइनस 80, दूसरी तरफ क्या बचेगा 0। अब ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कई तरीके हैं, फैक्टराइजेशन भी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। फैक्टराइजेशन इतनी आसान नहीं है, उसकी वजह ये है कि एक टर्म जो आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है वो टर्म पॉइंट में नजर आ रही है, डेसिमल पॉइंट में 4.9, तो फैक्टराइज करना आसान नहीं है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है याद करें, टी बराबर है माइनस टी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर ए बी और सी क्या है, तो ए का मतलब होता है पावर स्क्वायर वाले टर्म का कॉफिशिएंट। स्क्वायर टी की जो पावर स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट देखिए 4.9 है, ए किसके बराबर हो गया 4.9। बी का मतलब होता है पावर वन वाले टर्म का कॉफिशिएंट, वो कितना है -12, तो यहाँ पर आ गया विद नेगेटिव साइन 12। और सी का मतलब होता है कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। इस इक्वेशन में देखिए एटी के साथ कोई वेरिएबल यानी टी नहीं है, तो सी कितना हो गया -80। अब ये सारी वैल्यूज ऊपर वाले फॉर्मूले पुट कर दें तो टी बराबर हो गया नेगेटिव साइन पहले से मौजूद था, बी की जगह पर -12 फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर का मतलब -12 स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह पर 4.9, सी की जगह पर -80 और फिर नीचे 2a था, 2a की जगह पर 4.9। t इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 12 आ गया, प्लस माइनस नेगेटिव साइन स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। अगर आप कैलकुलेटर लेकर बैठे हुए हैं तो साथ साथ कैलकुलेट करते रहें। फिर माइनस माइनस प्लस 4 को 4.9 और फिर 80 से मल्टीप्लाई करें तो 1560। नीचे देखिए 4.9 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए 9.9। आगे चलकर टी बराबर हो गया 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे ऐड होंगे, 144 और 1568 8 हो रहा है, तो ये 1712 हो गया और नीचे क्या आ गया 9.8। 1712 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पर चेक करें तो 41.37, तो यार पहले लिखा हुआ था प्लस माइनस रेडिकल से और फिर 9.8 नीचे आ गया। अब एक पॉजिटिव रेडिकल के साथ वैल्यू आ रही है और एक नेगेटिव के साथ आ रही है, तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से। t बराबर हो गया 12 प्लस 41.37 डिवाइड बाई 9.8, या फिर t बराबर हो गया 12 माइनस 41.37 डिवाइड बाई 9.8। एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू आ गई, दूसरी दफ़ा नेगेटिव साइन वाली वैल्यू आ गई।
अब मज़ीद आगे चलते हैं तो प्लस साइन वाली जो वैल्यू है यानी प्लस रेडिकल वाली, उससे क्या जवाब आ रहा है उसको देखते हैं, और नेगेटिव रेडिकल के ज़रिए जो जवाब आएगा उसको देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप कैलकुलेटर लेकर बैठे और कैलकुलेट करते रहें साथ साथ। देखते हैं अब आगे क्या कंडीशन होती है। तो t बराबर हो गया, जब 41.37 को 12 में ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 41.37 प्लस 12 53.37 डिवाइड बाय 9.8। ठीक है, तो 53.37 को 9.8 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आगे चले तो 12 माइनस 41.37 था डिवाइड बाय 9.8, 41.37 माइनस का था 12 प्लस का था कितना आ गया माइनस 29.37 डिवाइड बाय आ गया 9.8। तो यहाँ पर भी हमने इसको कैंसिल कर दिया, सब जवाब कितना आ गया। अब एक जवाब आ रहा है 5.4 सेकेंड और दूसरा जवाब क्या आ रहा है -2.9 सेकेंड। अब आप जानते हैं कि जो नेगेटिव टाइम होता है वो मीनिंगलेस होता है, टाइम कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। तो पैकेज को जब आपने ड्रॉप किया था ऊपर से तो हेलीकॉप्टर से नीचे आने में यानी जमीन से टकराने में कितना टाइम लेगा, -2.9 सेकेंड तो टाइम ले ही नहीं सकता क्योंकि वो नेगेटिव टाइम और मीनिंगलेस होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो कितना टाइम लेगा पैकेज 5.4 सेकेंड। तो उम्मीद है कि